Good morning, everyone. We had already begun with chapter number 3, the process of planned development. In this chapter, we have studied that there were basically two main choices in front of Indian government at the time of independence. और ये दो choices क्या थी? That India to adopt capitalism or to adopt socialism. Because at that time most of the countries of the world were utilizing these two choices only. But this question cannot be answered in India immediately after the independence because all the major decisions need the approval of people. It is important to take the advice from the people, but the development had different meaning of different section of societies. For an industrialist, they want that India to adopt capitalistic form of system, while there were other groups of people, those who want, those especially socialist, communist, they were of the view that India to adopt the communist system. But India had decided to be to have mixed economy. तो आज़ादी की शुरुआत के सालों से ही दुनिया के सामने दो मॉडल प्रस्तुत थे कि साम्यवाद को अपनाया जाए या पूंजीवाद को अपनाया जाए. भारत ने इस समस्या का समाधान अलग तरह से किया. ना हमने साम्यवादी मॉडल को अपनाया और ना ही पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, बल्कि भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया. ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ बड़े इंडस्ट्रीज़ को जिन्हें आप कह सकते हैं, वो प्राइवेट हाथों में भी रखी गई, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़, रेलवे, ये सब जो है, जैसे डैम प्लानिंग, इरिगेशन, ये सब जो है वो सरकार ने अपने हाथों में रखा. इसके अलावा जो अन्य इंडस्ट्रीज़ थी, अन्य उद्योग थे, उनका निजीकरण किया गया और इसमें भी लाइसेंसिंग व्यवस्था को रखा गया. लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब था कि एटलीस्ट जो भी इंडस्ट्रीज शुरू करना चाहते हैं, दे हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, उनको प्रॉपर ऑब्जर्व करती थी एंड लाइसेंस वॉज प्रोवाइडेड टू देम. इंडिया का जो प्लानिंग थी, डेवलपमेंट थी, it was done through the 5-year plans. So the first 5-year plan was launched in 1951. There were lots of excitement among the people, especially the academics, journalists, the private sectors, employees, industrialists, farmers. They were debated and discussed the plan. और जो फर्स्ट 5-year प्लान था, इट वॉज बीन इनिशिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि इंडिया क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था. खेती हमारे यहाँ ज़्यादातर होती थी. सो जो फर्स्ट 5-year प्लान था, यानी 51 से लेकर 55 तक, इट वॉज बीइंग टोल्ड दैट इट विल इनिशिएट एग्रीकल्चर. जो फर्स्ट 5-year प्लान था, उसमें क्या खास बात थी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. फर्स्ट 5-year प्लान के जो फाउंडर थे, उनका प्लान था, फाउंडर थे KN राज. उनका प्लान था कि इंडिया टू गेट लिफ्ट आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी इंडिया को क्या करना है, पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करनी है. एंड ही हैज़ आर्ग्यूड दैट इंडिया टू वर्क स्लोली फॉर फर्स्ट 2 डिकेड्स, बिकॉज जो फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा, इससे डेमोक्रेसी जो है वो हैम्पर हो सकती है. इट वुड एंडेंजर द डेमोक्रेसी. एंड फर्स्ट 5-year प्लान addressed mainly the agrarian sector of industrial development. बिकॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इट वॉज हार्ड हिटन
hardest hit during because of partition and it need the urgent attention. So first 5 year plan में क्या किया गया? Huge allocation were made for the large scale projects like Bhakra Nangal dams etc. सरकार ने बड़े बड़े डैम्स बनाए, प्लानिंग की गई, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की प्लानिंग हुई. जो बेसिक एम था प्लानर का वो क्या था? टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि किसी कुछ भी करके नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए. और नेशनल इनकम कहाँ आ रही थी? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा था नहीं, तो नेशनल इनकम जो थी वो कहाँ से आती थी? बेसिकली एग्रीकल्चर से. जिस इसके बाद शुरू हुआ सेकेंड 5 ईयर प्लान. जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इट स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज. इसने क्या किया? इन्होंने कहा कि भारत में बड़ी इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए. इट वॉज बीन ड्राफ्टेड बाय द टीम्स ऑफ इकोनॉमिस्ट प्लानर अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस. जो फर्स्ट प्लान था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया हैव टू वर्क on with the patients, but the second plan wanted to bring about quick structural transformation by making changes in all the directions. यानी पहले प्लान में कहा गया था इंडिया टू वर्क स्लोली, while second 5 year plan में it was been compelled that India to do the development at a very fast rate, and it was decided near Madras at Awadhi. The government imposed substantial tariffs on the import. और इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए क्या किए गए? इंपोर्ट पर टैरिफ लगा दिए गए. इंपोर्ट यानी बाहर का सामान इंडिया में आएगा तो ह्यूज टैरिफ्स वर बीन मेड, बड़े टैक्सेस उन पर लगे. द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट सच इंडस्ट्रीज टू ग्रो सो दैट जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो ग्रो होंगी. और इस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील मशीनरी, कम्युनिकेशन, these industries were taken. But this industrialization had huge problems as well. Of course, industrialization शुरू कर रहे हैं तो problems आएंगी. क्या problem? Number 1, India was technologically backward. So it has to spend precious foreign exchange to buy technology from the global market. अब हम industrialization कर रहे हैं तो we need technology. एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? ग्लोबल मार्केट से. दैट अपार्ट द इंडस्ट्री अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर. द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट. जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इट वॉज ऑल्सो बीन इनिशिएटेड द सेकेंड वन. इसने भी सेकेंड वाले को ही बढ़ाया आगे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन. बेसिकली देखा जाए तो इट वॉज एन अर्बन बेस प्लान. और हमने जो गलती की, मतलब बेसिकली इंडियाज मोस्ट फुलेस्ट जो वो थी गलती, वो ये थी कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए था? इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर शुड बी रेज्ड. यानी इंडिया को सिर्फ उन इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए था जो एग्रीकल्चर बेस्ड थी. इससे क्या होता? इंडियन एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलता और इंडस्ट्री को भी. सो द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट फॉलोड द अर्ली ईयर्स रेज्ड सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बेसिकली कि बहुत कंट्रोवर्सी हुई बाद में. जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी है, जो पहला विवाद था, वो था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री. We have already touched upon a big question between agriculture and industry. Which one should attract more public resources in a backward country like India? यानी there was a big question कि इंडिया जैसे बैकवर्ड कंट्री में इंडस्ट्री से बढ़ावा होगा या खेती से बढ़ा होगा. Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy. कि हमने सेकेंड प्लान में जो सबसे बड़ा नुकसान हमने किया कि हमने आर्गेरियन स्ट्रैटेजी को ध्यान नहीं दिया, यानी गांवों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. एंड रूरल इंडिया हैड टू सफ़र
Gandhian economist J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization. और J.C. कुमारप्पा ने कहा कि हमें अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो इट शुड बी रूरल बेस्ड, यानी जो खेती पर निर्धारित होना चाहिए. Chaudhary Charan Singh, a Congress leader who later broke out and made his own political party and formed his own political party, Bharatiya Lok Dal. He forcefully articulated the case for keeping the agriculture at the center of planning for India. Basically, चौधरी चरण सिंह का जो मुख्य समस्या थी या जो उन्होंने कहा, जो उनका व्यू पॉइंट था, उन्होंने ये कहा कि जो एग्रीकल्चर है उसको सेंट्रलाइज प्लानिंग में रखा जाना चाहिए. ही सेड दैट प्लानिंग वाज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ prosperity in the urban and industrial section at the expense of farmers and rural population. और काफ़ी हद तक वो अपने व्यू में सही भी थे. उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग है बेसिकली ये क्या कर रही है, अर्बन सेक्टर को बढ़ा रही है, शहरों को अमीर बना रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हो रहा था? शहरों में. बट इट्स एक्सपेंसेस वर बीन पेड बाय द फार्मर्स. लेकिन इसका पूरा खर्चा कौन उठा रहे थे? किसान. क्योंकि जो भी हम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं बाहर से, बेसिकली वो कहाँ से आ रही थी? वेस्टर्न कंट्रीज से. और हमारा जो पैसा है जो हम फॉरेन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम एग्रीकल्चर इटसेल्फ. सो ही हैज़ एलिगेटेड टू द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट इज गेटिंग cities more prosperous on the expense of villages. While others thought that without a drastic increase in industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty. जबकि दूसरे तरफ जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि अगर इसको नहीं किया गया, अगर इसको इंक्रीज नहीं किया गया, किसको? इंडस्ट्रीज़ को तेज़ी से नहीं बढ़ाया गया, तो it will be very difficult for India to get rid from poverty. They argued that India planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grains. The state made laws for the land reforms and distribution of resources among the poor in the villages. It also proposed the program of community development and spent large sum of irrigation projects. The failure was not that of policy, but its non implementation. Actually, जो प्लानर्स थे उन्होंने कहा कि इंडिया ने ह्यूज प्लानिंग्स की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की डैम्स पे, इरिगेशन सेक्टर पे, हर एस्पेक्ट्स पे. उन्होंने कहा जो पॉलिसीज़ थी वो गुड थी, वो ठीक थी, बट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली बिकॉज द लैंड ओइंग क्लासेस हैड a lots of social and political power. बेसिकली भारत में जो बड़े किसान थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड ओइंग थे, ज़मींदार थे, they were socially and politically powerful as well. Means the policies were made in the way so that these people should not be affected. They also argued that even if the government had spent more money on agriculture, it would not had solved the massive problem of rural poverty. दूसरा बड़ा इशू जो उन्होंने रखा कि बेशक सरकार जितना भी खर्चा कर ले, लेकिन जो गांवों की गरीबी है, जो रूरल पॉवर्टी है, दैट विल नॉट बी एलिमिनेटेड. उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर एन्जॉयड बाय द पीपल those who are the landlords. दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी? What was the other view? दूसरा विवाद क्या था? India didn't follow any of the two known paths of development. मैंने आपको इनिशियली चैप्टर शुरू करा था तब बताया था that at the time there were only two main ways of development. One was capitalism, another was socialism. So India didn't accept the capitalist model of development, in which the development was left entirely
to the private sector. Nor did it follow the socialist model, in which the private property was abolished and all the production was controlled by the state. ध्यान से समझ लीजिए, इंडिया didn't follow the capitalism as well as it didn't follow the socialism. यानी ना तो हमने सब कुछ निजीकरण किया, प्राइवेट हाथों में रखा, और ना ही सब कुछ हमने सरकारी हाथों में रखा. Elements from both these models were taken and mixed together in India. Basically, दोनों मॉडल्स का जो कुछ कुछ पार्ट्स था इंडिया में रखा गया. That is why it was described as mixed economy. Mixed economy में हमने क्या किया? Much of the agriculture, trade, industries were left in the private hands. The state controlled the key industries like provided industrial infrastructure, regulated trade, made some crucial investment in agriculture. यानी सरकार ने अपने हाथों में क्या रखा? जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जैसे डैम्स मेकिंग, रेलवे, इंडिया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने प्रोवाइड किया. ट्रेड का रेगुलेशन सरकार ने अपने हाथ में रखा. और जो बड़ी एग्रीकल्चर फॉर्म्स थे, they were in the hands of government. A mixed model like this was open to criticism from both leftist and rightist. और फिर इस आलोचना, इस लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों ने इस मॉडल की आलोचना की. The critics argued that the planner refused to provide the private sector with enough space and stimulus to grow. तो जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, देवर ऑफ द व्यू कि प्राइवेट सेक्टर को फुली ग्रो नहीं होने दिया सरकार ने. उसके ऊपर बहुत सारे फाउंडेशन लगा के रखी. द एनलार्ज पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस्ड पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट that created enough hurdles to the private capitals, especially by the way of installing the system of license and permit for investment. उनकी एक सबसे बड़ी आलोचना थी कि जो प्राइवेट सेक्टर था, इसके ऊपर सरकार ने क्या रखा? लाइसेंसिंग रखा, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा दिया, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को लगा दिया टू प्रोवाइड these license. Moreover, the state policy to restrict import of goods that could be produced to the domestic market with little or no competition left to the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper. दूसरा जो बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा वो सरकार को, वो ये था कि सरकार ने क्या कराया था? दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट. मैंने आपको बताया ही था कि इम्पोर्ट पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी. So there was a very less scope in the domestic market, यानी घरेलू मार्केट में. No competition was left. यानी जो हमारे निर्माता थे, अब उनके सामने कोई कंपटीशन था ही नहीं, ना ही अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने का और ना ही रेट्स को रिड्यूस करने का. The state controlled more things that were necessary and this led to inefficiency and corruption. तीसरा बड़ा एलिगेशन जो लगता है वो ये है कि स्टेट ने, गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें अपने हाथ में रखी which created inefficiency. जैसे कि देखा जाए तो जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन, ये दोनों गवर्नमेंट के हाथ में थे, बट they were not being used properly. There were critics who thought that the state didn't do enough. They pointed out that state didn't spend any significant amount for public education and health care. मैंने अभी आपको बताया जो हेल्थ केयर और एजुकेशन थी, it was in the hands of the government and nothing good was done in this sector. The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared to go. अगर आप शुरुआत के सालों की बात करें तो हॉस्पिटल
was not a business. Education was not a business. इसमें लोग जाना ही नहीं चाहते थे, लोग इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे. सो उस पर एलिगेशन लगते थे गवर्नमेंट पर दैट स्टेट हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट ऑल्सो. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पुअर, the state intervention ended up creating a new middle class that enjoyed the privilege of high salaries without much accountability. चौथा जो एलिगेशन लगता है कि स्टेट ने सरकारी कर्मचारियों की एक भीड़ खड़ी कर दी जो कि मिडिल क्लास थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो टीचर्स थे, एंड दे वर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. और ये सेक्टर, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर, ये बहुत पिछड़ गया. पावर्टी डिडंट डिक्लाइन सब्सटेंशली ड्यूरिंग दिस पीरियड. और पहले 20 सालों में शायद आज तक भी पावर्टी वॉज नॉट डिक्लाइन. गरीबी भारत से कम हुई नहीं. इवन व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ पुअर रिड्यूस्ड, देयर नंबर गोइंग कीप ऑन गोइंग अप. आज भी अगर आप देखें तो चाहे आप देखें आपके फादर, ग्रैंडफादर, दे मे नॉट बी यूजिंग कार. नाउ योर फादर इज़ यूजिंग कार, यू आर एन्जॉइंग एवरीथिंग, बट स्टिल यू फाइंड कि इंडिया का जो पॉवर्टी ग्राफ है वो आज भी पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हो रहा है. आज भी अगर आप डाटाज उठा के देखें, अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर इन द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी. और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड का हर छठा व्यक्ति जो पुअर है वो इंडियन है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट इन इंडिया. इन द नेक्स्ट क्लास वील सी कि इस डेवलपमेंट के कुछ फ़ायदे भी हुए या नहीं हुए, क्या आउटकम निकले, एंड विल समराइज द चैप्टर. आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. प्लीज़ डू द असाइनमेंट रेगुलरली, दैट विल हेल्प यू आउट. थैंक यू.